Good afternoon, everyone. To introduce myself, my name is C.S. Arvinder Kaur, and today we are going to record CA Foundation lecture of business law. So to start with, जैसे कि आपने अपना कोर्स मॉड्यूल देखा होगा, हम लोग का CA जो आपका बिजनेस लॉज है, पर्टिकुलरली हम लोग बिजनेस लॉज की ही बात करेंगे. तो जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉज, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली लॉज आर. तो जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं यहाँ पे, या कुछ बच्चे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों ने अकाउंट्स है या इकोनॉमिक्स वगैरह है, उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इकोनॉमिक्स क्या है और अकाउंट्स क्या है. लॉ पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए नया है, तो ऐसा कुछ उसमें डरने वाली बात नहीं है. जैसे ही लॉ की बारी आती है, बच्चों में थोड़ा सा एक डर हो जाता है कि क्या चीज है, या बहुत सारे केस स्टडीज तो नहीं होंगे, या बहुत सारे इसमें हमारे सेक्शंस तो नहीं होंगे जो हमको याद करने पड़ेंगे. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लॉ जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. जैसे आप लोग अभी तक अपने स्कूल में इंग्लिश वगैरह पढ़ते आए हो, सिंपल हमारे इंग्लिश में टेक्स्ट वगैरह है, यहाँ पे हम लोग हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि लॉ एक्चुअली है क्या. क्योंकि आप लोग यहाँ पे सीए बनने के लिए आए हो, तो जब आप लोग सीए बनोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेक करने पड़ेंगे. अकाउंट्स क्या कहते हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके लिए कौन कौन से लॉ वगैरह हमारे हैं. तो हम लोग केवल वो छोटे छोटे लॉज के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि वो लॉ एक्चुअली है क्या. और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हो, तो आपको कम से कम वो लैंग्वेज वगैरह आनी चाहिए. तो हमारा जो बिजनेस लॉ का पेपर होगा उसमें हमारे 4-5 तरीके के लॉज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, जिसमें सबसे पहला लॉ जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो हमारा सबसे वाइड लॉ है. आप लोग जब अपने बुक्स देखोगे तो वो हमारा जो एक्ट है उसमें 9 यूनिट्स हैं. तो सबसे ज्यादा जो हमारे पेपर का जो प्रपोर्शन आता है लॉ के पेपर में, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है. तो जब हम लोग स्टार्ट भी करेंगे अपना सिलेबस, तो हम लोग उस ऑर्डर में चलेंगे जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले हैं, उसके बाद जो उससे कम थोड़ी वेटेज वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना जो लेक्चर्स हैं वो प्लान आउट करेंगे कि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम हो जो ये लेक्चर्स हैं उसको रिवाइज करने के लिए. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और अग्रीमेंट्स होते क्या है. तो अभी तक हम लोग जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, आप सबने सुना होगा या सबने हम लोग यूज करते हैं कि तुम्हारे और हमारे बीच में अग्रीमेंट हो गया. सब लोग हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, अग्रीमेंट हमारा बहुत कॉमन वर्ड है, हर बंदा इस वर्ड को यूज करता है. या तुम्हारे और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या हमारे ये जो वर्ड है अग्रीमेंट और हमारा ये जो वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये दोनों वर्ड हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. एज अ ले मैन, मतलब एक आम जनता की अगर बात करें, तो हम लोग काफी बार इस चीज को अग्रीमेंट भी बोलते हैं, हम लोग काफी बार इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. तो क्या हम लोग इन दोनों वर्ड्स को एज अ सिनोनिम्स इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. तो द आंसर इज कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल बिल्कुल भी नहीं है. अभी तक हम लोग को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी. हम एक आम इंसान है तो हम इस वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. लेकिन अब क्योंकि हम लोग ये सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं इसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. वाई? अब हम लोग बात करते हैं क्यों. अब इसकी मतलब ये हुआ कि अब हम लोग को जो वर्ड समझना है वो है इनफोर्सिएबल. इनफोर्सिएबल का मतलब होता है एनी डॉक्यूमेंट या फिर एनी अग्रीमेंट विच इज एक्सेप्टेड बाय कोर्ट, या फिर विच इज एक्सेप्टेड बाय लॉ एज एविडेंस. एविडेंस कह लो या फिर हम लोग कह सकते हैं विटनेस. इट इज कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट. तो अब हम लोग को ये चीज समझ में आई है कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. केवल वो वाले अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि हम लोग अगर कल को हमारे और आपके बीच में कुछ भी लड़ाई होती है और हम लोग उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके जाते हैं और कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि चलो ठीक है,
इसको एज अ विटनेस हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग केस शुरू करते हैं। तो अगर तो उस डॉक्यूमेंट को हमारे लॉ ने एक्सेप्ट करा है एज अ एविडेंस, क्या वर्ड हम लोग ने यूज किया, एज अ एविडेंस, तब तो हम लोग कह सकते हैं कि ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमारा लॉ कहता है कि सर इस अग्रीमेंट में तो केवल आपका साइन है या केवल ये लिखा हुआ है, कोई ऐसी मोहर तो लगी नहीं है, या ये चीज जो है वो स्टैम्प पेपर में तो है नहीं, ऐसे कैसे इस अग्रीमेंट को हम एज अ एविडेंस या फिर प्रूफ मान लें? तो हम लोग का वो जो अग्रीमेंट है वो केवल एक अग्रीमेंट कहलाएगा, वो चीज हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी। तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कह रहे हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट है, बट सारे जो अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ओनली दोज अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट which are accepted by court as evidence। तो सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, केवल वो वाले अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको हम लोग जब कोर्ट के सामने लेके जाते हैं और कोर्ट कहते हैं कि ठीक है इसको हम लोग एज अ वैलिड एविडेंस या फिर वैलिड प्रूफ एक्सेप्ट करते हैं, तो वो वाला अग्रीमेंट आपका क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपके उस अग्रीमेंट को हमारे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या रह जाता है, केवल अग्रीमेंट रह जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो हम लोग ने अब एक और चीज समझी है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले होता है हमारा अग्रीमेंट। उसमें हम लोग कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, किस चीज के, इन्फोर्सिएबिलिटी के कुछ फीचर्स हम लोग उसमें करते हैं ऐड। तो जब अग्रीमेंट में हम लोग ने इन्फोर्सिएबिलिटी के कुछ फीचर्स ऐड ऑन कर दिए, तब हमारा अग्रीमेंट क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो हमारा अग्रीमेंट क्या था, हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। तो अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया, सबसे पहले क्या होता है, हमारा अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट में हम लोग इन्फोर्सिएबल वाले कुछ पॉइंट्स को ऐड करेंगे, तब जाके बनता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो एज ए लेमैन हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या हमारे और तुम्हारे बीच में एक अग्रीमेंट वगैरह हुआ है। लेकिन अगर कल को दोनों पार्टीज में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है और कोर्ट भी उस चीज को एक्सेप्ट करता है एज अ एविडेंस, तब हमारा वो अग्रीमेंट क्या बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो वो चीज हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा। हमने दुकान से कोई चीज खरीदी और दुकानदार ने केवल ऐसे ही लिख के दे दिया कि हाँ आपने ये चीज खरीदी है और इतना आपका पैसा भी बाकी है उधार का, हमने भी साइन कर दिया, दुकानदार ने भी साइन कर दिया। कल को अगर हम पे नहीं करते हैं तो दुकानदार उस बिल को लेके अगर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट कहते हैं ये तो केवल एक नॉर्मल सा पेपर है, केवल आपने लिखा हुआ है, हो सकता है हम अपनी बात से मुकर जाए कि हमारा तो ये साइन ही नहीं है, दुकानदार झूठ बोल रहा है, तो दुकानदार प्रूफ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो प्रॉपर कोई चीज स्टैम्प पेपर में होती है, स्टैम्प लगा होता है, सील लगी होती है किसी चीज की, तभी वो हमारा एक जेन्युइन चीज मानी जाती है। तो हर लिखा पढ़ी को हम लोग कोर्ट में अगर प्रेजेंट करते हैं और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करता है, तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो क्या रह जाता है, केवल रह जाता है वो एक अग्रीमेंट। तो इसीलिए पहले हम लोग के बीच में होता है अग्रीमेंट, फिर कोर्ट देखता है कि इस अग्रीमेंट में इन्फोर्सिएबल वाले कुछ पॉइंट्स जो है वो आपने ऐड करे हैं कि नहीं करे हैं। तो अगर उस अग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी वाले पॉइंट्स ऐड हुए हैं, तभी जाके हमारा कोर्ट उसको क्या मानता है, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है चीजें, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज उन्होंने भी एक्सप्लेन नहीं करी है। तो इसीलिए जब बुक में हम लोग पढ़ते हैं तो उन्होंने सीधा बता दिया इनफोर्सिएबल, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन है कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एन अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में व्हाट आर द डिफरेंसेस, वो तो हमें कम से कम लेक्चर स्टार्ट होने से पहले क्लियर होने चाहिए, बुक्स उठाने से पहले हमें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं अपने अग्रीमेंट की तरफ कि व्हाट इज एन अग्रीमेंट, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए अग्रीमेंट पढ़ना जरूरी है। अग्रीमेंट के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज इनफोर्सिबिलिटी वाले कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे।
तो अग्रीमेंट पढ़ा, इनफोर्सिबिलिटी वाले पॉइंट्स पढ़े, तब हमारा बनेगा जाके कॉन्ट्रैक्ट, तब हमारा मेन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हो पाएगा स्टार्ट। तो अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है कि हमें कितनी पार्टीज चाहिए, हमें कम से कम चाहिए 2 पार्टीज। खरीदने बेचने का अग्रीमेंट हुआ है, हम अपना घर आपको किराए पे देना चाहते हैं, हम आपसे ये सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम लोग के बीच में क्या होता है? हमारे बीच में होता है अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में हमें कम से कम कितनी पार्टीज चाहिए होती हैं? अग्रीमेंट में हमें चाहिए होती है कम से कम 2 पार्टीज। तो वो 2 पार्टीज क्या होती है? एक पार्टी को हमारा लॉ बोलता है ऑफरर और दूसरी पार्टी को हमारा लॉ बोलता है ऑफरी। तो जो अग्रीमेंट स्टार्ट करता है, ऑफरर का मतलब जो अपनी चीज आपको ऑफर कर रहा है, जैसे दुकानदार है वो कहता है ना ये वाली जीन्स देख लीजिए, ये वाली टी शर्ट देख लीजिए, ये वाली बॉटल देख लीजिए, तो जो अपनी चीज आपको ऑफर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफरर। और जिस बंदे को ऑफर दिया जा रहा है उस बंदे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफरी। तो एक होता है हमारा ऑफरर और दूसरा बंदा क्या होता है? ऑफरी। अब अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो या तो आपको वर्ड देंगे ऑफरर एंड ऑफरी, या फिर वो आपको वर्ड देंगे प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, या फिर वो आपको वर्ड देंगे प्रपोजर एंड प्रपोजी। तो हम लोग को किसी भी लेवल में जाके कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है। क्यों? क्योंकि वो लोग इनमें से हमें कोई भी वर्ड दे सकते हैं। तो अगर तो वहां पे वर्ड आता है ऑफरर, तो ऑफरर के सामने आप कौन सा वर्ड लिखोगे? ऑफरी। अगर वो आपको वर्ड देते हैं प्रोमिसर तो आप कौन सा वर्ड लिखोगे? प्रोमिसी। और अगर वो आपको क्वेश्चन में वर्ड देते हैं प्रपोजर तो आप कौन सा वर्ड लिखते हो? प्रपोजी। तो तीनों चीजें सेम है, हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना। बस ये है कि 3 नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे वो ऑफरर वर्ड भी दे सकते हैं, कभी वो आपको प्रपोजर वर्ड भी दे सकते हैं, कभी वो आपको प्रोमिसर वर्ड भी दे सकते हैं। लेकिन हमको ध्यान में क्या रखना है? हमें ध्यान में ये रखना है कि अगर तो वर्ड उन्होंने ऑफरर दिया है क्वेश्चन में तो हम दूसरी पार्टी का नाम क्या लिखेंगे? ऑफरी ही लिखेंगे। अगर उन्होंने वर्ड दिया प्रोमिसर तो दूसरी पार्टी का नाम हम क्या लिखेंगे? प्रोमिसी लिखेंगे। अगर वर्ड दिया है प्रपोजर तो हम क्या नाम लिखेंगे दूसरी पार्टी का? प्रपोजी। ऑफरर के साथ आप प्रोमिसी वर्ड नहीं लिखोगे, प्रोमिसर के साथ आप ऑफरी वर्ड नहीं लिखोगे, या प्रोमिसर के साथ आप प्रपोजी वर्ड नहीं लिखोगे, नहीं। तो अगर ऑफरर आया है तो हमें ऑफरी लिखना है, प्रोमिसर आया है तो हमें प्रोमिसी लिखना है, प्रपोजर आया है तो हमें प्रपोजी ही लिखना है। तो अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे? अभी हम लोग बात कर रहे थे अग्रीमेंट की। तो अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी ने आपको कोई ऑफर दिया और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेड ऑफर इज इक्वल टू, तो जब हम किसी को ऑफर एक्सेप्ट करते हैं इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो एक्सेप्ट कर लिया जब हमने आपका ऑफर तो वो क्या बन गया है? प्रॉमिसर, प्रॉमिस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए ऑफर्स बी टू बाय हिज कार फॉर 2 लाख and B accepts the offer। तो ए ने ऑफर किया बी को कि क्या तुम हमारी कार बाय करोगे 2 लाख में। तो यहाँ पे ए क्या है? ए है हमारा ऑफरर, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑफर दे रहा है। और बी यहाँ पे क्या है? ऑफरी। तो ए ने बी को कोई जबरदस्ती नहीं करी, ए ने बी को क्या किया? ऑफर दिया कि हम अपनी कार बेचना चाहते हैं और हम बदले में आपसे क्या लेंगे? 2 लाख रुपए लेंगे। और अगर बी ने मना कर दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए कार, काम ही खत्म, कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर बी कहता है कि ठीक है हम ये कार आपकी खरीदेंगे, तो क्या हो गया? एक्सेप्टेड ऑफर इज इक्वल टू प्रॉमिस। तो ए जो है और बी जो है दोनों की कुछ ना कुछ राइट्स भी हैं और दोनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट में एक ही बंदे को सारी राइट मिलेगी और एक ही बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, नहीं। तो ए की भी राइट है और बी की भी राइट है, ए की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो क्या है? ए की राइट क्या है? टू रिसीव 2 लाख रुपीज फ्रॉम बी। तो इसकी राइट है कि हमें तुम 2 लाख रुपए दो। और बी की राइट क्या है? टू रिसीव कार फ्रॉम ए। तो ए की राइट क्या है? उसको कार मिलेगी, उसको कार देनी है, पैसा मिलेगा। और बी की राइट क्या है? उसे कार मिलेगी।
और ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू गिव हिज कार टू बी, और बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू गिव 2 लाख रुपीज टू ए। तो अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की क्या है, राइट्स भी हैं और दोनों पार्टीज की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो ए हमारा क्या हो गया, ऑफरर हो गया, और बी हमारा क्या हो गया, ऑफरी हो गया। और जब बी ने एक्सेप्ट किया ऑफर, तो व्हेन बी एक्सेप्ट्स ऑफर ऑफ ए, वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। कि अब आपने बोला था आप अपनी कार हमें दोगे, आप अपनी गाड़ी दो, और हमने आपसे बोला था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, तो आप हमें 2 लाख रुपए हम आपको देंगे, वो आपकी राइट है कि आपको मिले। अब हुआ क्या कि अब दोनों में से किसी ने भी रूल रेगुलेशन तोड़ा, ए ने कार देने से मना कर दिया, या बी ने केवल 1 लाख रुपए दिया है या 1.5 लाख रुपए दिया है। तो अब क्या हुआ, ए ने केस किया बी के ऊपर, वो कोर्ट जाता है, और अगर कोर्ट ने उनके उस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया कि हाँ सर आपके साथ तो धोखा हुआ है, हम बी के ऊपर केस करेंगे, तो अगर तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया तब इनका अग्रीमेंट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल। और अगर कोर्ट ने बोला कि सर ये तो केवल आपकी राइटिंग है, कोई स्टैम्प नहीं है, कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, हम ऐसे कैसे मान ले ये बी का ही साइन है, क्योंकि बी तो मुकर गया कि नहीं हमारा तो ये साइन ही नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि ये एक जेन्युइन अग्रीमेंट है। तो कोर्ट ने बोला कि आपके इस अग्रीमेंट को, ये जो लिखा पड़ी आपके और बी के बीच में हुई है, हम इसको एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या रह जाएगा, केवल कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा है केवल व्हाट इज मेंट बाय अग्रीमेंट। लेकिन हम लोग ने क्या पढ़ा कि अग्रीमेंट में हम अब क्या ऐड करने वाले हैं, अग्रीमेंट में हम लोग ऐड करने वाले हैं अपना इनफोर्सिबिलिटी के पॉइंट्स, तब जाके बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट, और तभी हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब हम लोग को अग्रीमेंट समझ में आ गया, अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, दो पार्टीज है, एक पार्टी है ऑफरर, दूसरी पार्टी है ऑफरी, या फिर एक पार्टी है प्रोमिसर तो दूसरी पार्टी है प्रोमिसी, या एक पार्टी है प्रपोजर और दूसरी पार्टी है प्रपोजी। तो जब ये दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, अग्रीमेंट हुआ, तो वो अग्रीमेंट है। लेकिन हम लोग का जो कोर्ट है वो कहता है कि आपको इसमें इनफोर्सिएबिलिटी वाले कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो जब आप अपने अग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी वाले पॉइंट्स को ऐड करोगे, केवल तभी वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। और हम लोग यहाँ पे इंडियन अग्रीमेंट एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट। कि आज की क्लास के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अग्रीमेंट एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उसको एक क्लियर कर सको कि भाई हर एक चीज जो तुम दूसरे बंदे के साथ कर रहे हो, अग्री कर रहे हो, खरीदने की, बेचने की, किराए पे देने की, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको इन्फोर्सिबिलिटी वाले कुछ पॉइंट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो इन्फोर्सिबिलिटी वाले पॉइंट्स में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या होता है, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टीज। अभी हम लोग ने दो पार्टीज पढ़ी ना, हमारी दो पार्टीज कौन है, एक पार्टी है हमारी ऑफरर, और एक पार्टी कौन सी थी हमारी, ऑफरी। यहाँ हम लोग ने उसको क्या नाम दिया था, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, या फिर हम लोग ने क्या नाम दिया था, प्रपोजर एंड प्रपोजी। तो अग्रीमेंट तो हुआ था, तो जब हम अपने उस अग्रीमेंट को कोर्ट के पास लेके गए, तो कोर्ट ने सबसे पहला पॉइंट इनफोर्सिबिलिटी में क्या चेक किया कि दोनों पार्टी एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं। तो अब एलिजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एलिजिबिलिटी में हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। तो हमारा कोर्ट जो है आपके उस अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट कहता है, मतलब आपके उस अग्रीमेंट को एज अ एविडेंस अगर हमारा लॉ एक्सेप्ट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो एलिजिबिलिटी वाले 3 पॉइंट्स को चेक करता है। अब एलिजिबिलिटी वाले वो 3 पॉइंट्स है क्या, सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी का हमारा कि मेजॉरिटी ऑफ एज, मतलब बोथ पार्टीज शुड बी 18 प्लस। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि हम जो है वो 18 साल से ऊपर के हैं। तो ये दोनों पार्टीज के लिए ही है।
हमारे ऑफरर के लिए भी है और हमारे ऑफरी के लिए भी है। दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए? दोनों पार्टी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक पार्टी माइनर है तो कोर्ट क्या बोलेगा? आपके उस अग्रीमेंट को अग्रीमेंट ही रहने देगा, वो उस चीज को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है तो जो ऑफरर और ऑफरी है बोथ शुड बी मेजर। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, साउंड माइंड। दोनों पार्टीज जो है उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल फिट होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो बोथ पार्टीज शुड बी मेंटली स्टेबल। मेंटली स्टेबल मतलब दे आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस and then accept the offer। तो दोनों पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए? वो मेंटली स्टेबल होनी चाहिए। मेंटली स्टेबल का मतलब उन्होंने ड्रिंक ना कर रखी हो, उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह ना ले रखी हो, या ड्रग्स वगैरह कुछ होता है ना, हमने बहुत सारी दवाई खाई हुई है तो बहुत सब इस समय में नींद आ रही है तो हमको समझ में नहीं आ रहा, या किसी बंदे ने अगर बहुत ज्यादा ड्रिंक करी हुई है, वो नशे में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस समय आप उनके साथ अग्रीमेंट नहीं करेंगे। अगर उस समय आप उनके साथ अग्रीमेंट करते हैं तो लॉ उसको इन्फोर्सिएबल नहीं मानेगा। तो जिस समय आप अग्रीमेंट करें, ध्यान में क्या रखना है कि बोथ द पार्टीज शुड बी मेजर इन एज, मतलब दोनों पार्टीज की होनी चाहिए 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। बोथ द पार्टी शुड बी मेंटली फिट, both the parties should be mentally stable so that they are able to understand the terms and conditions of the contract कि आप क्या बेचना चाह रहे हो और बदले में आप हमसे क्या ले रहे हो, ये हमें पता होना चाहिए क्लियरली। उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा कि एलिजिबिलिटी में केवल 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम लोग ने कवर कर लिया है कि दोनों पार्टी शुड बी एलिजिबल, मतलब दोनों पार्टी शुड बी मेजर। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने क्या पढ़ा कि बोथ द पार्टी शुड बी मेंटली फिट so that they are able to understand the terms and condition of the contract। और थर्ड पॉइंट होता है qualified according to law। दोनों पार्टीज होनी चाहिए वो लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है हमारा क्रिमिनल्स। क्रिमिनल मतलब आपने कोई क्राइम वगैरह किया, हम लोग हर जगह पढ़ते हैं ना, मेट्रो में भी आते जाते हो तो लिखा जाता है ना, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब आप क्राइम कर रहे हो। कि क्रिमिनल के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर क्रिमिनल के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, सब कुछ आपके पास रिटर्न में है, पूरी लिखा पड़ी है, तो भी कोर्ट जो है आपके उस अग्रीमेंट को इन्फोर्सिएबल नहीं मानेगा और केस करने में कोर्ट आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। तो दोनों में से कोई भी पार्टी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं? दीज आर डिस्क्वालिफाइड। हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं ये डिस्क्वालिफाइड हैं, तो इनके साथ आप अग्रीमेंट नहीं करोगे। अगर करोगे तो आपकी नजरों में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन लॉ की नजरों में वो क्या है? केवल एक अग्रीमेंट, क्योंकि इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो क्रिमिनल है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट के लिए हम लोग एक सिंपल वर्ड क्या यूज करते हैं? बैंकरप्ट। मतलब वो बंदे के जो असेट्स हैं वो लेस है किससे? देन हिज लाइबिलिटीज। उसने कर्जा ले लिया बहुत ज्यादा और उसके पास उतने असेट्स है नहीं जितना उसके ऊपर कर्जा है, तो बंदा क्या है? इंसॉल्वेंट हो गया। तो आप उसके साथ अग्रीमेंट करोगे तो उसने जो बोला है कि हम आपको इतने रुपए दे देंगे, ये दे देंगे, वो कैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं पैसा, लोगों का पैसा मार के बैठा हुआ है, आपका पैसा वो कैसे दे देगा? और हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा एलियन एनिमी। तो अब ये क्या चीज है एलियन एनिमी? एलियन का मतलब सबने कोई मिल गया, मूवी देखी हुई है ना, जादू आता है दूसरे प्लेनेट से, तो इसमें कोई भी जादू नहीं आ रहा, दूसरे प्लेनेट से वो बंदा नहीं आ रहा है। और एनिमी का मतलब वो हमारा दुश्मन नहीं है, तो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बस इसमें एलियन एनिमी का मतलब एनी पर्सन या एनी कंपनी
या एनी कंट्री विच इज प्रोहिबिटेड बाय गवर्नमेंट या लॉ, दैट दे विल नॉट ट्रांजैक्ट विद अस। तो अगर किसी बंदे को, किसी कंपनी को, किसी कंट्री को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने रोका हुआ है कि इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एलियन एनिमी। बहुत सीधा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे चाइना है। सबको पता है कि मार्च 2020 में कोविड आया। तो जब मार्च 2020 में कोविड आया तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, ट्रेड का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बिजनेस होता था उसको क्या कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, मतलब रोक दिया। काफी चाइनीज एप्स थी, ऑनलाइन एप्स थी, गेम्स की एप्स थी, शॉपिंग एप्स थी, वो बंद कर दिए गए। इंडिया और हमारा जो था ट्रेड रिलेशन उसको बैन कर दिया गया। तो अगर आप मान लो 1995 से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन 2020 में चाइना को क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको हमने प्रोहिबिट कर दिया। चाइना वाज डिक्लेयर्ड एज एलियन एनिमी। बोला नहीं गया कि वो एलियन एनिमी है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग चाइना क्या हो गया, एलियन एनिमी। बाय बिकॉज आर इंडियन गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड कि चाइना के साथ हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक सीए का एग्जांपल लेते हैं। सीए का मेन काम क्या है, तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया जब हमने किसी कंट्री की बात करी। अब हम बात करते हैं एक बंदे की। हम लोग ने क्या पढ़ा, एनी पर्सन, एनी कंपनी या एनी कंट्री विच इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो एक सीए है, सीए का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब क्या होता है, आप लोग स्क्रूटनी करते हो कि कंपनी अपने बुक्स डॉक्यूमेंट सही से प्रिपेयर करती है, अकाउंट्स में कंपनी कोई घोटाले वगैरह तो नहीं कर रही है, तो आपने ऑडिट करी। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है कि कंपनी के अकाउंट्स में वो अच्छी तरीके से स्क्रूटनी करे। ऑडिट का मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स। स्क्रूटनी से हम लोग क्या समझते हैं, चेक करना। तो ऑडिटर क्या करता है, स्क्रूटनी करता है, अकाउंट्स को चेक करता है और वो अपनी रिपोर्ट देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर अ कंपनी, क्योंकि उसके बेसिस में कंपनी देखती है कि कंपनी जो है वो गलत काम तो नहीं कर रही है। शेयर होल्डर्स देखते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पे लगा है, नहीं लगा है। तो ऑडिट रिपोर्ट, अब हुआ क्या कि ऑडिटर ने कंपनी से पैसा खाया और उसने गलत ऑडिट रिपोर्ट दे दी। कंपनी ने बहुत घोटाले किए हुए थे। कंपनी को पता था कि अगर ऑडिटर ने सारी चीजें चेक करी तो हमारी तो भैया सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि हमने कितना घोटाला किया, लोगों का पैसा मारा हुआ है। तो हुआ क्या कि कंपनी ने ऑडिटर को पैसा खिला दिया। ऑडिटर ने भी साफ सुथरी रिपोर्ट दे दी, क्लीन रिपोर्ट दे दी कि कंपनी ने कोई घोटाला नहीं किया। बाद में जब पकड़ा जाता है ऑडिटर, तो जो फाइन लगता है, जो पेनल्टी लगती है, वो तो अलग लगती है, लेकिन उसको प्रोहिबिट कर दिया जाता है। जब आप लोग अपना अकाउंट्स और ऑडिट वगैरह पढ़ोगे अपने बुक्स में, तो आप देखोगे कि उसको पहले 5 साल के लिए प्रोहिबिट ही किया जाता है कि अब आप ऑडिटर के तरह अपॉइंट नहीं किए जाओगे, क्योंकि तुमने जो अपना ये रोल था, जो सीए इंस्टीट्यूट ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया है, जिसके लिए आप पढ़ाई भी कर रहे हो सीए की, आपने वही काम में गद्दारी कर दी। तो ही इज प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोहिबिटेड को क्या कहता है, ही इज आर एलियन एनिमी। तो एलियन एनिमीज हम लोग क्या समझे कि एनी कंपनी, एनी कंट्री और एनी पर्सन which is prohibited by government or law that he will not transact with us, he is called a alien enemy। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अपने इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी में हम लोग ने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जब आप किसी अग्रीमेंट को लेके कोर्ट के पास जाते हो और कोर्ट देखता है कि इसको एज अ हम लोग एविडेंस लेंगे कि नहीं, तो सबसे पहले कोर्ट क्या चेक करता है, एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टीज। एलिजिबिलिटी में हम लोग ने 3 पॉइंट पढ़े। कौन से पॉइंट पढ़े, सबसे पहले कि दोनों पार्टी शुड बी मेजर इन एज, बोथ द पार्टी शुड बी 18+। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, साउंड माइंड, कि बोथ द पार्टी शुड बी मेंटली फिट,
टू टेक द डिसीजंस, कोई आपको इन्फ्लुएंस ना कर रहा हो, तुमने बहुत ज्यादा नींद की दवाइयां ली हुई है, उस टाइम पे तो लोग आपके साथ अग्रीमेंट वगैरह नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं है। और थर्ड हम लोग ने क्या पढ़ा कि both the parties मतलब offerer and offeree should be qualified according to law, मतलब both should be solvent, both should not be criminal and both should be qualified according to law। तो ये हम लोग ने क्या कवर किया, ये हम लोग ने अभी कवर किया है अपना केवल फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपने इन्फोर्सेबिलिटी के सेकंड पॉइंट में। हमारा इन्फोर्सेबिलिटी का जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब, और इसका जो लीगल वर्ड आता है इसको हम लोग कहते हैं क्विड प्रो क्यू। आपको बहुत सारे लीगल वर्ड्स पहली बात तो याद नहीं करने हैं, हाँ कुछ कुछ आपको याद करने हैं, और जो आपको याद करने होंगे वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा कि कौन कौन से आपको याद करने हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको याद करने हैं आपको बता दिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों को लगता है इतने सारे सेक्शंस कैसे याद करेंगे, इतने नहीं करने। जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो ऐसे वर्ड्स होंगे वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें ये वाला वर्ड जो है वो आपको याद करना है। समथिंग इन रिटर्न का मतलब अगर हम अपनी कार आपको बेच रहे हैं तो बदले में हम आपसे क्या ले रहे हैं, 2 लाख रुपए ले रहे हैं। अगर हम अपना हाउस आपको रेंट पे दे रहे हैं तो हम आपसे क्या ले रहे हैं, हम आपसे हर महीने 10,000 रुपए ले रहे हैं उसका रेंट। अगर आपको मेट्रो की सर्विस चाहिए, आप लोग मेट्रो में आते जाते हो तो आपको क्या लेनी पड़ती है, आपको लेनी पड़ती है मेट्रो की टिकट, होता है ना। तो ये जो है वो क्या है, समथिंग इन रिटर्न। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुमको मिल भी जाए सब कुछ और तुम्हें कुछ देना भी ना पड़े, ऐसा नहीं है। समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी, आप किसी बंदे को बदले में पैसा दे सकते हो, आप किसी बंदे को बदले में चीज दे सकते हो, आप किसी बंदे को बदले में सर्विस दे सकते हो, या फिर प्रॉमिस भी कर सकते हो, लेकिन देयर हैज टू बी समथिंग इन रिटर्न। और आपकी एक और यूनिट आएगी सोगा, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि समथिंग इन रिटर्न में केवल क्या जाता है पैसा। दुकानदार को आप ये थोड़ी कहते हो हमें मोबाइल दे दो बदले में मेरा मोबाइल ले लो, वो एक्सचेंज ऑफर अलग बात है कि आप पुराना मोबाइल देते हो लेकिन साथ में आप कुछ पैसा भी देते हो, केवल मोबाइल तो नहीं देते ना, पुराना मोबाइल लिया नया दे दिया। आप दुकानदार के पास जाते हो, अब ये तो नहीं कहते हो ना कि आपने हमें ये सर्विस दी है तो हम तुम्हें ये सर्विस दे देंगे, या हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे लिए 2 महीने बाद ऐसा करेंगे, नहीं। सेल ऑफ गुड एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि चीज के बदले पैसा ही है। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि चीज के बदले चीज हो सकती है, चीज के बदले में पैसा हो सकता है, चीज के बदले में सर्विस हो सकती है, और चीज के बदले में प्रॉमिस। जैसे आपको हमारी बॉटल पसंद आई तो हमने आपसे बोला 100 रुपए की है, आपने 100 रुपए दिए मनी। या फिर हमने आपसे बोला कि चलो बॉटल ले लो लेकिन हमें तुम्हारी बॉटल ज्यादा पसंद है, तो आपने हमारी बॉटल ले ली, हमने आपकी बॉटल ले ली, क्या हो गया, चीज के बदले में चीज। सर्विस, आपने हमारे लिए आज कुछ काम किया, बहुत मेहनत करी, हमने बोला मेरी स्कूटी खराब हो गई ठीक करा के ले आओ, आप ले आए, तो हमने बोला ठीक है नेक्स्ट मंथ हम आपकी स्कूटी सर्विस करवा देंगे, तो सर्विस के बदले सर्विस। या फिर आपने आज हमारी बहुत मदद करी है, जैसे हमारी स्कूटी खराब हो गई आप सही करा के लाए, तो हमने कहा कि तुम्हें अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो आई प्रॉमिस कि आई स्टैंड फॉर यू। तो हमने प्रॉमिस किया कि आज तुमने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी तुम्हारे लिए बदले में जरूर कुछ करेंगे। तो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बदले में देना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समथिंग इन रिटर्न। तो गिफ्ट वगैरह चैरिटी वगैरह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता है। तो एनफोर्सेबिलिटी में सबसे पहला हमारा जो कोर्ट है वो क्या देखेगा कि दोनों पार्टीज एलिजिबल है, मतलब दोनों पार्टीज मेजर हैं, साउंड माइंड की हैं, सॉल्वेंट हैं, क्रिमिनल तो नहीं है। उसके बाद हमारा कोर्ट क्या देखता है कि समथिंग इन रिटर्न में क्या प्रॉमिस किया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है कि कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इट शुड बी मेड विद फ्री कंसेंट। इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो है कंसेंसस एड आइटम। जैसे हम लोग ने कंसीडरेशन के लिए वर्ड यूज किया था ना क्विड प्रो क्यू, वैसे ही हमारा फ्री कंसेंट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। फ्री कंसेंट, आपने जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया,
किसी के इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करा, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं था, आपकी कंसेंट क्या थी? फ्री। आपको उसका ऑफर समझ में आया, आप सेटिस्फाइड थे कि ये हमको गाड़ी दे रहा है, बदले में 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं, हमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया। तो कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज मेड थ्रू। अब फ्री कंसेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री कंसेंट की अलग से एक यूनिट है, और फ्री कंसेंट में हमारे 5 पॉइंट्स आते हैं। तो आप मान के चलो कि अगर 2 भी क्वेश्चन फ्री कंसेंट से आ गए तो केवल फ्री कंसेंट वाले टॉपिक से आपके एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स का आता है, जो आएगा ही आएगा। तो फ्री कंसेंट की आपकी अलग से 4th यूनिट भी है। तो फ्री कंसेंट जो है, तो नीचे वाले हम लोग जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो क्या है कि व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। तो कंसेंट हमारी फ्री कब नहीं मानी जाती है? कंसेंट हमारी फ्री कब नहीं मानी जाती है? व्हेन इट इज मेड थ्रू कॉजेशन। अभी हम लोग ये वर्ड्स को समझेंगे, सबके लिए वर्ड्स नए हैं, अभी हम लोग समझेंगे इसका मतलब क्या है। सेकंड, अनड्यू इन्फ्लुएंस। थर्ड, फ्रॉड। फोर्थ, मिस representation, and the last one will be mistake। तो अगर आपकी कंसेंट इन 5 चीजों की वजह से हुई है तो क्या हुआ? कंसेंट फ्री नहीं है। तो जब कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनफोर्सिएबल है ही नहीं। तो अब ये चीजें होती क्या है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉयजन पे। कॉयजन का मतलब होता है डरा धमका के काम कराना। तो अगर कोई बंदा आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे, या हम आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या आपके सिर पे बंदूक रख रहा है, या आपकी कोई चीज को खराब कर रहा है, तो धमकी की वजह से, किसी के डर की वजह से अगर आप काम कर रहे हो तो वो कंसेंट फ्री नहीं थी। हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपने हमें डराया, धमकाया, उस डर की वजह से हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो पहली बात तो जो वर्ड्स हैं हमारे, कॉयजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, पहली बात तो आपके जब वहां पे आते हैं केस लॉज एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कॉयजन का है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, ये किसका है। तो ये पहचानेंगे कैसे? तो अगर आपके केस लॉ में वर्ड यूज हुआ है थ्रेट, या फिर हार्म, या फिर किडनैप, या फिर डिटेन, डिटेन का मतलब भी होता है कि आपकी चीज को अपनी कस्टडी में रख लेना, या फिर फोर्स, या फिर वो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको उस एग्जाम्पल में क्लियरली दिखेगा कि उसने आपके बच्चों को किडनैप कर लिया है, या किडनैप करने की धमकी दे रहा है। तो डायरेक्ट धमकी आपको दिखेगी किसी भी तरीके का। डायरेक्ट धमकी मोस्टली इसमें केस लॉ जो आता है एग्जाम में, वो आता है कि आपके सिर पे बंदूक रखी है, ऑन गन पॉइंट आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, आपके घर में आग लगाने की धमकी दी गई है, किसी भी तरीके की डायरेक्ट धमकी की जब बात होगी तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज इट इज मेड थ्रू कॉयजन। अब हम लोग आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस डायरेक्ट धमकी की बात नहीं आएगी, लेकिन इसमें कोई ना कोई रिलेशन की बात आएगी, 5 तरीके के रिलेशंस की बात आएगी। तो हमने वो काम अपने मन से नहीं किया, हमने वो काम किया क्योंकि हमारे और आपका वो रिलेशन था, इसलिए हमने वो काम किया कि हमें लगा कि ये रिश्तेदारी है। तो इसमें हमारा जो वर्ड आता है वो आता है डोमिनेंस, कि वो बंदा हमारे साथ इस तरीके से रिलेटेड है, वो हमें डोमिनेट कर रहा है, हमारी इच्छा को डोमिनेट कर रहा है। इसमें हमारे आता है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन। तो वहां पे क्या होगा? डायरेक्ट धमकी की बात आएगी, तो वो क्या है? कॉयजन। जब डायरेक्ट धमकी की बात नहीं आएगी लेकिन आपके केस लॉ में कोई रिलेशन दिया होगा, तो एम्प्लॉय को पता है कि अगर हमने एम्प्लॉयर की बात नहीं मानी तो यार वो हमारी सैलरी ना काट ले, वो हमें जॉब से ना निकाल दे, हमारी छुट्टी अप्रूव हुई थी कहीं मना ना कर दे। एम्प्लॉयर ने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन हमारे दिमाग में वो डर है, इस वजह से हम काम कर रहे हैं, तो वो हमें डोमिनेट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन आता है। डॉक्टर एंड पेशेंट, काफी बार होता है ना कि हम अपने सारे टेस्ट वगैरह करा के गए किसी दूसरी लेबोरेटरी से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं सर आपको तो हमारे हॉस्पिटल से टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो हमको ही पता है कि अगर हमने इसके
क्लिनिक से टेस्ट नहीं कराया तो ये हमारा इलाज नहीं करेगा। तो उस डर की वजह से हम इलाज करवाने की वजह से वहां से टेस्ट करवाते हैं। हमें पता है कि भैया वहां से अभी 1 घंटे पहले तो टेस्टिंग हुई है, हमें पता है कि डॉक्टर पैसा खाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी। इसके बाद एडवोकेट एंड क्लाइंट या फिर पेरेंट्स या फिर टीचर्स। स्कूल में होता है ना कि हम लोग पूरा साल उसी टीचर से कोचिंग लेते हैं, क्यों? क्योंकि साल के एंड में 20 नंबर का वाइवा उस टीचर के हाथ पे है, या प्रोजेक्ट था 20 नंबर का, टीचर कहीं मैं नंबर ना काट ले। पेरेंट्स के डर की वजह से काम